हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए क्लास 7 और 8 का आपका 6 और 7 का पूरा हिस्ट्री हो चुका है और हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका एक चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है और आज इसका दूसरा चैप्टर। कुल 10-12 चैप्टर हैं, कर लेंगे। एक दिन के 2-2 चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 5-6 दिन में आपका हो जाएगा। और देखिए, अगर आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया है और इससे पहले अगर आपने भूगोल नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप भूगोल देख के आते हैं तो हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही क्लियर रहेगा आपकी हिस्ट्री और आप हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग भूगोल देख लीजिएगा, क्योंकि भूगोल तो मैंने आपका 6 से 12 तक का पूरा करवा दिया है। ये रहा आपका हिस्ट्री, क्लास 8 का चल रहा है। धीरे धीरे 9 और 10 5-5, 6-6 दिन में आपकी एक क्लास निपट रही है, 5-5, 6-6 दिन में, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 महीने के अंदर आपका पूरा हिस्ट्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे इसको। देखिए चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार मतलब अंग्रेज आए, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया क्योंकि व्यापार के लिए ही आए थे। फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने साम्राज्य में हाथ पांव फैलाए, कंपनी स्थापित की, पूरी अपनी सत्ता हाथ में ली। तो कैसे किया, इसके बारे में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है, औरंगजेब मुगल बादशाह का आखिरी शक्तिशाली बादशाह रहा। इसके बाद जो है मुगलों का पतन होने लगा, यानी मुगल ढलने लगे। इसके बाद कोई भी शक्तिशाली शासक मुगल का नहीं आया। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? मुगलों ने। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके बाद कोई भी मुगल शासक शक्तिशाली बिल्कुल नहीं निकलता। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो मुगल के सूबेदार थे या बड़े बड़े जमींदार थे ताकतवर, ये अपनी ताकत दिखाने मतलब अपने अपने हिस्से पे उन्होंने ताकत दिखाना स्टार्ट किया, है ना। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लीं, छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना राज स्थापित करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। पहले दिल्ली केंद्र थी, है ना, जो है मुगल की जो राजधानी थी आगरा रही, फिर दिल्ली स्थानांतरित हुई, है ना। तो दिल्ली थी शक्तिशाली, जब केंद्र थी, राजधानी थी तो शक्तिशाली थी। लेकिन फिर क्या हुआ, दिल्ली के आसपास भी छोटे छोटे जो है जगह, क्षेत्र, छोटे छोटे राज्य और क्षेत्र क्या हुए, अपनी अपनी सत्ता दिखाने लगे, अपने अपने प्रभाव में आ गए, क्षेत्रीय ताकतें उभरी, है ना। तो जब छोटी छोटी क्षेत्रीय ताकतें उभरी तो दिल्ली ने जो है केंद्र के रूप में काम करना बंद कर दिया। लोग बाग अपना अपना राज्य स्थापित करने लगे, अपनी अपनी सत्ता चलाने लगे। आगे देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज आना शुरू हो गए थे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। पहले आए अंग्रेज, है ना। आज भी हम लोग या हमारे देश में बाहर की कंपनियां आती हैं, स्थापित होती हैं, है ना, या हमारी जो देश की कंपनियां बाहर देशों में जाती हैं, स्थापित होती हैं, तो परमिशन लेनी पड़ती है हमारी सरकार से, है ना। हम जिस देश में जाएंगे रहने, उस देश से हमें वीज़ा, पासपोर्ट, तो इसी प्रकार से कंपनी के लिए भी हमें परमिशन लेनी होती है कि हमें अपनी कंपनी आपके यहाँ पे स्थापित करनी है। तो ऐसे ही क्या हुआ, अंग्रेज आए, व्यापार के रूप में आए, कंपनी स्थापित करनी थी। भारत सरकार यानी जो है मुगलों से इन्होंने क्या किया, मुगलों से परमिशन ली, कंपनी स्थापित की। लेकिन औरंगजेब के बाद जो है मुगलों का पतन होने लगा था, तो अंग्रेजों को क्या है, अंग्रेज और ज़्यादा निकलने लगे थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मतलब पहले जब वो आए उन्हें सिर्फ व्यापार से मतलब था और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं था कि हमें अपना राज्य चलाना है, कि हमें यहाँ पर राजा बनना है, इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप इसी बात को देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब इधर पे आप देखेंगे कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी दिखाई गई है।
चलिए देखिए आगे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, तो पूर्व में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी क्या है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना मतलब मान लीजिए ये लोग इधर से आए अंग्रेज, तो इनका पूर्व ये है, यानी भारत के साइड आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर द्वारा इजाजनामा, चार्टर क्या होता है, लिखित कागजात होगा परमिशन लेटर, है ना, परमिशन लेटर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। एक अधिकार यानी सिर्फ यही लोग वहाँ का व्यापार करेंगे। इस इजाजतनामे का मतलब, इजाज़त क्या है, परमिशन लेना। इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। एक अधिकार था, एकाधिकार, यानी सिर्फ क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, इसके अलावा कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी नहीं आ सकेगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों की खंगाल सकती, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती। देखिए कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि एक अधिकार था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, यानी प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं था, अपना अपना काम करो, अपनी जो है मुनाफा कमाओ। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। एक कंपनी है, आपके पास एक ऑप्शन है, अब एक ऑप्शन है तो अगर वो चीज़ आपको महंगी भी मिल रही है तब भी आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास 10 ऑप्शन आ जाते हैं, प्रतिस्पर्धा होगी व्यापार में, तो जो सस्ता माल देगा उसी के पास आप जाएंगे। तो जब प्रतिस्पर्धा नहीं थी तो मुनाफा ज़्यादा था, है ना, एक अधिकार था। अब देखिए आगे, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सका और ताकतें उभरी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, गोवा में आ चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वास्को दा गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। देखो, वास्को दा गामा का सीधे बताया जाता है भारत की खोज की, तो भैया अभी आप देख रहे हैं, आप इतना हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 1498 के पहले कोई भारत आया नहीं था क्या? कितने चीनी यात्री आए हैं, कितने अंग्रेज आए, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं आया था, कि ये पुर्तगाली आया, इसने भारत को ऐसे रखा पाया कि हाँ भाई ये रखा है भारत इधर इस चट्टान पे और भारत मिल गया, तो ऐसा तो था नहीं। तो देखिए, अगर आपको कहीं भी लिखा मिले वास्को दा गामा ने 1498 में भारत की खोज की, तो वो बिल्कुल गलत बात है। वास्को दा गामा ने 1498 में भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, है ना। मतलब इंग्लैंड यूरोप साइड से लोग जो है समुद्री मार्ग से कैसे आएंगे उस चीज़ की खोज की। अभी तक लोग बाग स्थानीय मार्ग से आ रहे थे, यानी जमीन से आ रहे थे। आई बात समझ में आपको? चलिए देखिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तराशने लगे थे। भाई धीरे धीरे सबको पता चलेगा कि हमें यहाँ मुनाफा है, तो लोग बाग उसी साइड भागेंगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। आगे देखिए, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। रेशम बहुत फेमस था। इनके अलावा काली मिर्च, काला सोना बोला जाता है इसको, लौंग, इलायची, दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। इंडिया के मसाले, केरल में सबसे ज़्यादा, केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है, साउथ में सबसे ज़्यादा मसाले आपके पाए जाएंगे, है ना। तो देखिए, मसाले का व्यापार यहाँ से सबसे ज़्यादा होता था, आज भी होता है। हमारे यहाँ के मसाले सबसे अच्छे पाए जाते हैं। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। भारत में जो बाज़ार थे, जो लोग मसाला बेचते थे, तो वो क्या है, जब बाहर के लोग खरीदने आएंगे तो मसाला महंगा बिकेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, सामान कम है, ज़्यादा लोग हैं, तो हम जितना ज़्यादा महंगा बेच सकें उतना महंगा बिकेगा।
और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दें। यानी अभी तक व्यापार चल रहा था, ठीक है ना, अभी व्यापार, अभी सत्ता वाली बात नहीं है। लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत करी। ज़्यादा कंपनियाँ आ गई, इंडिया के लोग ज़्यादा मुनाफा लेने लगे। अब जब इंडिया में ज़्यादा मुनाफा है और अगर फिर आप बाहर चीज़ों को ले जाएंगे तो कितना पैसा कमा पाएंगे? ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, यानी मुनाफा आपका उधर से कम हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? ये हुआ कि एक कंपनी को लगता है दूसरी कंपनी को ख़त्म करो, मार दो, इसको मार दो एकदम, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा कंपटीशन कम होगा। इन लोगों को ये चीज़ दिमाग में आई। तब क्या हुआ? इन लोगों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, है ना। इस वाले ब्लू को करते हैं, इस वाले ब्लू को, है ना। चलिए देखते हैं। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी। जहाज़ डुबोना बताइए, लोग समुद्री मार्ग से आते थे, तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का जहाज़ डुबो देगी तो कितना नुकसान होता था। नुकसान तो ठीक है, हज़ारों लोग मारे जाते थे, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आग लगा देती थी। बताइए, कलर रेड कर लेते हैं, चल देखते हैं। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने बंगाल में व्यापार डाला, है ना, क्योंकि उस समय बंगाल जो है बहुत बड़ा मार्केट था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1691 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री चलाते थे, फैक्टर कहे जाएंगे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। आयात क्या होता है? आने वाली चीज़ें, निर्यात, जो चीज़ें बेची जानी थी। तो पहले वेयर हाउस में उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, फिर इकट्ठा माल हो जाए तो जहाज़ों के द्वारा निर्यात कर दिया जाता था देशों में, है ना। तो कंपनी पहले इकट्ठा करके सामान रखेगी और बाद में निर्यात करेगी। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। हिसाब किताब करना होता होगा, मैनेजर होता होगा, तो अफसर बैठे थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। मतलब सुरक्षा, किलाबंदी करेंगे तो क्या होगा? सुरक्षा होगी। तो वही चीज़ की 2 साल बाद उनसे मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीदी। मुगल अफसरों, जो मुगल में अफसर थे, उनको क्या थे? रिश्वत दी। तो 3 गांवों की जमींदारी खरीदी। अब जब जमींदारी खरीद रहे हैं तो वहाँ से अब क्या है? ये लोग देश में सत्ता में घुस रहे हैं, है ना। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, है ना। अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करेगी। फरमान क्या है? एक पत्र जारी करेगी लिखित। अरे बात समझना आपको कि लिखित मुगल बादशाह पत्र जारी कर देगा कि कंपनी जो है अब शुल्क बिना चुकाए व्यापार करेगी और मोहर ठोक दी मुगल की। तो वो फरमान जारी हो गया। चलिए देखिए आगे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, यह छूट नहीं थी। देखिए कि एक तो कंपनी व्यापार कर रही है। अब जो उधर पे अफसर काम कर रहे हैं उनको समझ में आया कि इससे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है, तो ये लोग क्या करते? निजी व्यापार करना शुरू कर देते। तो देखिए, ओनली कंपनी को था कि उसको छूट है कि कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर जो अफसर निजी व्यापार करते हैं अपना, उनको छूट नहीं थी, उनको कर देना पड़ता था। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया।
अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, दबदबा बढ़ता जा रहा था, और मुगल जो थे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। यानी ना तो कंपनी शुल्क दे रही है बंगाल से, और ना ही उनके अफसर शुल्क दे रहे हैं निजी व्यापार करके। तो क्या होगा, बंगाल का राजस्व मिलता ही नहीं था मुगल को, बहुत कम हो गया। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों ना करते? भाई करते, उनके पास कर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, खाएंगे क्या? बताइए, इनको ऐसा तो है नहीं कि बैठ गए सरकारी नौकरी करने को। पहले के जो राजा थे उनको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं थी, उन्हें तो अपने कर से ही सब कुछ करना होता था। यानी टैक्स से ही ये लोग किसानों पर टैक्स लगाएंगे, क्या मिलेगा इनको? अनाज मिलेगा। तो ऐसा ही रहता था इनको। अब देखिए, व्यापारों से युद्ध तक, तो व्यापार और धीरे धीरे टकराव होने लगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो ये ऑर्डर याद रखना, मुर्शीद कुली खां था पहले, फिर अलीवर्दी खां बना, फिर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, अच्छे खासे शक्तिशाली थे। इन लोगों ने अंग्रेजों से भी क्या किया, लड़ाइयाँ की। उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया। कंपनी को बोले हम टैक्स नहीं देंगे, सॉरी, कंपनी को टैक्स क्या, टैक्स तो किनको मिलता था? टैक्स तो शासक लोगों को मिलता था। रियायतें यानी छूट नहीं दी। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, और उसकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, जो कंपनी किलाबंदी कर रही थी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। तो छूटें थोड़ी कम करी इन लोगों ने। अब देखिए, पहले तो आप जिसको छूट दे चुके हैं, अब उसको आप पीछे की साइड खींचेंगे तो वो इंसान क्या होगा, वो तो आपका बुरा ही चाहेगा और कुछ भी करेगा। तो वही चीज़ अंग्रेज़ों में आ गई कि हमें पहले छूट थी, अब हमें आप पीछे खींच रहे हैं, और देखिए हमें मुनाफा से ज़्यादा था, तो हम लोग कैसे मान जाएंगे? सीधी सी बात है। यानी अंग्रेज अब युद्ध पे उतारू हो गए। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में आई। यानी प्लासी का युद्ध आ गया, ठीक है। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और अब आया सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला नवाब बना तो ये काफ़ी ताकतवर था। सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था कंपनी को। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे। यानी मतलब अपनी कठपुतली बिठाना चाहते थे कि जैसे आप चलाएंगे वैसे चलेगा, है ना। तो जो सिराजुद्दौला था वो तो इस तरीके से चलने के लिए, कठपुतली की तरह चलने के लिए तैयार नहीं था। तो अब आगे क्या हुआ, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बनाया जाए। यानी जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, अगर उनसे आप जाके हाथ मिलाते हैं, अगर कंपनी उससे जाके हाथ मिलाएगी तो क्या होगा, वो सिराजुद्दौला का कभी भला नहीं चाहेगा, है ना। तो देखिए इधर पे क्या हुआ, जब कोई सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी कहाँ बैठेगा, बंगाल का नवाब बनेगा, तो कंपनी का साथ देगा, क्योंकि अंग्रेज ही उसे बिठाएंगे। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, अभी नहीं मिली कंपनी को कामयाबी। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। यानी अपने व्यापार से काम रखे। व्यापार करने आए आप लोग, व्यापार कीजिए। तो ये चीज़ सिराजुद्दौला ने बोली। कंपनी उनके राज्य, हाँ ये हो चुका था, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जो कंपनी के अगल बगल आसपास जो ये किलाबंदी कर रहे थे, जिससे जगह हड़प रहे थे,
तो वो चीज़ क्या बोली सिराजुद्दौला ने, उसको बंद करे, किलेबंदी बंद करे और बाकायदा टैक्स चुकाना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, ना तो अंग्रेज पीछे हटे ना ही बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, दोनों पीछे नहीं हटे, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, है ना। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख लिया। इधर पे जो है सिराजुद्दौला ताकतवर था, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति आ चुकी थी। देखिए आगे, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ये लोग कलकत्ता को हाथ से नहीं निकलने देते, क्योंकि कलकत्ता उस समय पर बहुत अच्छा बाजार था, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना तैयार की। अब देखिए आगे, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद, अच्छा इसमें पूछा जाता है ना कि जो प्लासी का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब तो सिराजुद्दौला था, है ना, और पूछता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था उस समय पर, तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। इस चीज़ को याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव था। नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद क्या हुआ आगे, एक मिनट, अगर इधर पे देखिए आप लोग कि प्लासी के युद्ध का नाम प्लासी क्यों पड़ा, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? देखिए, दरअसल असली नाम पलासी था। पलासी जो फूल वाला पलासी होता है, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण बोला जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था उस समय पर, जिसका होली पर इस्तेमाल करते थे, अभी भी होता है ना। तो पलास का फूल था, बहुत सारे फूल लगे थे, इसलिए उस जगह को पलासी बोलते थे, और अंग्रेजों ने उसको प्लासी कर दिया, जिससे उसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। जगह के नाम पर युद्ध का नाम रखा जाता था। आगे देखिए क्या था, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, है ना। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण था। उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था मीर जाफर, जिसने कारगुजारियाँ भी थीं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने हाथ में मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें ही नवाब बना दिया जाएगा, है ना। तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला को मरवा दिया। किसने? मीर जाफर ने। अब गद्दी पर कौन बैठेगा बंगाल की? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी थी। ये सिराजुद्दौला की फ़ोटो बनी हुई है। इसके बाद कुछ इधर पे रॉबर्ट क्लाइव की फोटो है। देखिए इधर पर कठपुतली बताया गया है। कठपुतली क्या होती है? यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे से हिसाब से अपने हाथ से चलाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए हम अक्सर कठपुतली नाम रख देते हैं। तो अब देखिए, मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका था। अब देखिए, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। एक तो सिराजुद्दौला अच्छा खासा नवाब था, ताकतवर, और जब कंपनी उससे लड़ी और फिर भी कंपनी जीती, इसलिए इस युद्ध को बहुत ही तरीके से याद रखा जाता है। 1757 का प्लासी का युद्ध, है ना। किस किस के बीच है? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इन दोनों के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई पूछे कि सिराजुद्दौला के बाद कौन बना बंगाल का नवाब, तो मीर जाफर गद्दी पर बैठा, जो कि उसका सेनापति था। तीसरी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लासी के युद्ध का नाम जो प्लासी है वो किस वजह से है, तो फूल के नाम पर है ना, पलास के फूल के नाम पर। पलास के फूल को टेसू का फूल भी बोलते हैं, टेसू का फूल बोल देते हैं। देखिए ऐसे इस प्रकार से रखा जाता है टेसू, तो टेसू का फूल भी बोल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसे क्या करना, क्योंकि उसने अब तो शासन पे, और अच्छी बात है कि एक कठपुतली को बिठा के रखा है। अब तो कोई बात नहीं है, जैसा बोलेगा वैसा नवाब चलेगा,
जैसा कंपनी ने बोला उसी तरीके से नवाब चलेगा। तो अब क्या करना, शासन कर दी। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी, बताइए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आगे देखिए, जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। मतलब कुछ टाइम बाद उनकी भी बुद्धि खुल जाती थी, खजाना खाली हो जाता था, पूरा अंग्रेजों ने टैक्स कर करके ले लिया, फिर हमें इतना दे दीजिए, सोना उतना दे दीजिए कर करके। तो फिर इसके बाद क्या होता था कि वो जो नवाब बैठता था उसके मन में आता था, अरे मैं नवाब हूँ, मैं क्यों कठपुतली बनूँ। तो वो चीज़ निकल के एक ना एक दिन आने लगती थी। तो फिर बगावत शुरू हो जाती थी, यानी नवाब जो है कंपनी को उल्टा जवाब देने लगता था और उसके इशारों पर नहीं चलेगा, कठपुतली नहीं बनेगा। तो वही स्थिति पैदा होने लगी। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुत्वता का दिखावा करना पड़ता था। किसको? नवाब को। तो मीर जाफ़र को ये चीज़ दिमाग में आ चुकी थी कि मैं क्यों कठपुतली बनूं। तो फिर कंपनी क्या करती, फिर कंपनी के लिए आफत थी, फिर व्यापार में नुकसान होगा। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान होने लगा तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम ने लड़ा। मीर कासिम भी पक चुका था इन चीज़ों से। कहाँ तक हम कठपुतली की तरह बैठे रहें, कहाँ तक हम कंपनी के इशारों पर चलें। मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध छेड़ा। अभी प्लासी का युद्ध था, अब मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध यहाँ पे कर दिया। तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ होता है अंग्रेज़ों का, जो कि 1764 में होता है, वो 1757 में हुआ था। दोनों डेट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं आपके दोनों। उसको भी हारना पड़ा, मीर कासिम हार गया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बैठा दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। बताइए, उल्टा हो गया। कंपनी टैक्स लेने लगी किससे? नवाबों से। क्यों? क्योंकि वो उनके ही आदमी थे। आदमी से मतलब उनकी कठपुतली थी, है ना। कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी, और इलाके चाहिए थे उसको व्यापार के लिए, है ना, और ज़्यादा कमाई चाहिए थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ अंग्रेज़ों के दिमाग में आ चुकी थी कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। क्या करे मुगल सम्राट, उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, जैसा बोला वैसा हो गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही बंगाल के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से भी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। चलिए देखिए, तो सोना चांदी आता था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। भाई उनको पैसा यहीं का यहीं मिल जाता था, यहीं का यहीं खर्च करने के लिए, खाने के लिए पैसा मिल जाता था। तो अब ब्रिटेन से लोग सोना चांदी क्यों मंगाएंगे? हर चीज़ यहीं पे उनको मिलने लगी, ज़रूरतें पूरी होने लगी, टैक्स वसूलने लगे, नवाब बन के बैठ गए। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। आगे देखिए, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो कंपनी के जो अफसर थे अब वो नवाब बने। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत नहीं, अब सत्ता भी थी और ताकत भी थी, नवाब बन गए। लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। मतलब हर कर्मचारी के मन में आए कि हमें तो अब नवाब बनना है, तो अब नवाब बनेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें, तोहफे गिफ्ट के तौर पर दें। टैक्स भी नहीं बोल सकते उसको, और कठपुतली है तो उनका रहे हम तो इनको इतना ज़मीन ऐसे ही खैरात मतलब गिफ्ट में दे रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमारी दोस्ती अच्छी। तो जनता को क्या लगे, अरे गिफ्ट दिया है, हमारा नवाब तो अलग है, राजा महाराजाओं जैसे है, लेकिन वो अंदर की बात अलग है, कुछ कठपुतली बना के रखता है, इसलिए वो जगह ज़मीन और जो भी चीज़ें दे रहा है वो गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, इतनी दौलत जमा कर ली थी इसने। अंग्रेजी के 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 18 साल में आया था ये। और 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत इतनी, बताइए कितनी, 4 लाख पाउंड थी। 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। बताइए, उसको काम सौंपा था कि आप भ्रष्टाचार खत्म करें, लेकिन हुआ क्या, उसने खुद भ्रष्टाचार किया। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। ईमानदारी से कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर दी। वो उसकी वजह होगी भाई, उसकी अंदरूनी वजह कौन जान सकता है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। हर इंसान थोड़ी बढ़ पाता है। यहाँ बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत हो गई। किसकी? अफसरों की। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। किनको? जब ये लोग जाते थे वापस इतना सारा पैसा वैसा कमा के, तो वो लोग उसको, अंग्रेज़ों को नवाब बोलने लगते थे। यह शब्द, भारतीय शब्द नवाब, ये लोग मतलब अपना थोड़ा बोलते थे ना, बोलने का स्टाइल नवाब इस टाइप से आ जाता होगा, है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं? नवाब। तो ये चीज़ अंतर आ जाती है। तो अंग्रेजी का संस्करण था, जैसे पलाश का पौधा, पलाश का फूल, तो पलासी, पलासी। और ये लोग बोलने लगे प्लासी। इन लोगों ने क्या किया? प्लासी, यानी छोटा पा, आधा पा आ गया। तो बोलने में अंतर हो गया इनका। चलिए देखिएंगे। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। किनको? जो लोग भारत से वापस जाते थे इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के लोग उनको इस चीज़ के लिए देखते थे। और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी बनाया जाता था। चलिए देखिएंगे। कंपनी का शासन फैला। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लगे थे। बताइए आप, ये चीज़ें तय करने लगे कि भाई कौन सा राजा कब बिठाया जाएगा। यानी अब उनको कठपुतली बिठा रहे वो लोग। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। आगे देखेंगे सहायक संधि क्या है। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा चलाई जाती थी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती, देखिए इधर पर कुछ छूटा तो नहीं, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी पूरा पलटवार हो गया। अब जो है टैक्स हमें कंपनी को देना पड़ता है, हमें बात कंपनी की माननी पड़ती है। जो नवाब बन के बैठेगा वो कंपनी का व्यक्ति बैठता था, ठीक है। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना 1798 से 1805 तक, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। आगे देखिए क्या
आगे देखिए, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिए तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ में आती है। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। मैसूर के राजा थे लोग, मैसूर के नवाब थे। मैसूर हैदर अली का जो शासन था 1761 से लेकर 1782 तक रहा, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासन रहा 1782 लेकर 1799 तक। ये दोनों शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। मतलब टीपू सुल्तान ने 1785 में क्या किया कि इसका जो क्षेत्र था, मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है, तो इसका कर्नाटक में जो क्षेत्र था तो चंदन की लकड़ी वहाँ से बहुत बेची जाती थी। और काली मिर्च तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बाहर की साइड जाती थी अंग्रेज। काली मिर्च, काला सोना बोला जाता था इसको, है ना, और इलायची, है ना। तो इन 3 चीज़ों का इसने क्या किया, कार्डामम की पहाड़ियाँ सुनी हैं आप लोगों ने साउथ में, तो कार्डामम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम मीन्स होता है इलायची, तो वहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत होता था। निर्यात रोक दिया टीपू सुल्तान ने, यानी इन चीज़ों का व्यापार रोक दिया। बताइए अंग्रेजों को कितनी आग लगेगी टीपू सुल्तान को, बहुत ज़्यादा। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। फ्रांसीसियों से इसकी दोस्ती हो गई और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी थे यहाँ पर। टीपू सुल्तान ने इनको जो है अपना मित्र बना रखा था अंग्रेज। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। तो घमंडी है टीपू सुल्तान, मतलब अपने देश में इंसान अगर कुछ बात चलाता है तो क्या बोलते थे ये लोग, महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई दे रहा था टीपू सुल्तान उस समय पे इन लोगों को। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। सफलतापूर्वक मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, याद रखना। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की 4 जंगें हुई, 1, 2, 3, 4, चारों याद रखना। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। 4 युद्ध हुए, कंपनी जीत गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में चला गया। बोडियार राजवंश बिठा दिया, जो कि अंग्रेजों का कठपुतली बन के बैठ गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अभी हम देखेंगे सहायक संधि क्या है। तो टीपू सुल्तान बना हुआ है और आगे देखिए क्या हुआ है, टीपू की कहानी है। तो टीपू की कहानी आप लोग पढ़ना। देखें, राजाओं की छवि अक्सर जन श्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उसकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। तो 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक राजा उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जो लिए रहते थे वो ज़मीन पर गिर गई। किसकी? टीपू सुल्तान। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ठीक है, कहा जाने लगा था, उनकी उपाधि है। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर बना दी गई थी। याद रखना, मैसूर ए शेर किसको बोला जाता था, या शेर ए मैसूर तो टीपू सुल्तान को, है ना। टीपू का खिलौना बना हुआ है एक अंग्रेजी व्यक्ति को दबाए हुए ऊपर से, ये शेर आपका बना हुआ है। इसको देखिए, यह टीपू के विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें से जो है ये नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था इस खिलौने का, तो नकली शेर दहाड़ता हुआ निकलता था आवाज़, है ना, और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें निकलती थी। यहाँ पे अब यह खिलौना जो है, अब देखिए टीपू सुल्तान को वहाँ का शेर बोला जाता था, है ना, और यूरोप के जो सिपाही थे उनसे इन लोगों की दुश्मनी थी, तो इसलिए इस तरीके का खिलौना वहाँ से रखता था टीपू सुल्तान अपने पास, है ना।
तो अब यह खिलौना शेर जो है लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। उस समय पे ये लोग उठा ले गए थे लंदन वाले। और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे और आज की डेट में लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है ये खिलौना। चलिए आगे देखेंगे। तो मराठे आए यहाँ पे, मराठों की लड़ाई, मराठे शक्तिशाली थे उस समय। देखिए आगे 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि मराठा काफ़ी शक्तिशाली थे महाराष्ट्र में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, अंग्रेज और मराठों के बीच। सॉरी, अंग्रेज नहीं थे, अहमद शाह अब्दाली आया था, ठीक है। जो आपकी पानीपत की मूवी बनी हुई है वो इसी पानीपत की तीसरी लड़ाई पे बनी हुई है। अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी, है ना। तो जब मराठे इस लड़ाई में बहुत बुरी तरीके से हारे तो अब उनका सपना टूट गया था कि वो किसी समय पे दिल्ली पर शासन कर पाएंगे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर जो है सिंधियों को दे दी गई, ठीक है, होलकर को दे दी गई, गायकवाड़ को दे दी गई। वो भोंसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, तो इन लोगों को ये राजवंश थे उस समय के। तो मराठाओं को ख़त्म किया और इन 4-5 राजवंशों को अंग्रेजों ने सत्ता दे दी, अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री था। सर्वोच्च मंत्री मराठों के राज्य में होता था, तो ये थे, ठीक है। अंतर्गत ये सदस्य बना दिया गया, राजमंडल का इनको सदस्य बना दिया गया। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। कन्फेडरेसी, अब देखिए, अब इन चीज़ों का अर्थ लिखा हुआ होगा इधर पर। कन्फेडरेसी का मतलब क्या है लिखा हुआ है इधर पे, देखेंगे थोड़ी देर में। कहाँ थे हम लोग। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अब देखिए एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पड़े कंपनी के सामने। पहला युद्ध 1782 में सालवाई संधि हुई। सालवाई संधि पूछी जाती है किनके बीच हुई, अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुई, ठीक है। सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा फिर युद्ध हुआ, तो आपका जो 1803 से 5 तक हुआ, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे फिर मराठा और अंग्रेज युद्ध हुआ। 3 युद्ध हो चुके, ठीक है। मराठाओं की ताकत को इधर से पूरी तरीके से कुचल दिया गया। 3 मराठा युद्ध हुए, याद रखना। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच सालवाई की संधि पहले युद्ध में ही हो चुकी थी, इस चीज़ को भी याद रखना। पूछेगा एग्जाम में सालवाई की संधि कौन से युद्ध में हुई, तो पहले ही युद्ध में हो चुकी थी, जो अंग्रेजों मराठाओं के युद्ध चल रहे थे। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, तो मराठाओं को भी इधर से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। मराठा ख़त्म हो गए और ये टीपू सुल्तान वगैरह ख़त्म हो गया। चलिए देखिए आगे, सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हैस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हुई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। तो सबको अच्छा लगेगा ना कि हम यहाँ पे सत्ता करें, यहाँ का पैसा लें। ऐसा कौन चाहेगा कि नहीं काफ़ी है। आज भी इंसान को जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ से इंसान कमाता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं काफ़ी है, हो गया, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन यह प्रक्रिया
बेरोक टोक चलती रही। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर को, अब जो फिलहाल में कर्नाटक है, छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा के हथियार उठा लिए। चेन्नम्मा ने हथियार उठा ली। चेन्नम्मा कित्तूर में थी उस समय पर और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली की एक गरीब चौकीदार रैन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। रैन्ना ने आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आपको आगे किताब में मिलेंगे। कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई हुई मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनी हुई ये वाली मूर्ति है ना। चलिए देखिए आगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से काफ़ी डरी हुई थी। रूस क्या था उस समय पे? सोवियत संघ था, ठीक है। उस समय पे रूस और अमेरिका बहुत प्रभावशाली था। आई बात समझ में आपको? रूस और अमेरिका उस समय बहुत प्रभावशाली था और सोवियत संघ था एक। और ये क्या था? ये आपका जो सोवियत संघ है 1991 में टूट चुका था। 1991 में टूटा सोवियत संघ तो एक रूस आपका बहुत बड़े देश के रूप में निकला और इसके अलावा 15 देश में टूट चुका था। 1991 में 15 देशों में टूटा। 15 देशों में अगर आप बात करें तो जो आपका तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो 5 देश तो आपके ये वाले रूस के ही हिस्से थे। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा हिस्सा रूस का नहीं था, सोवियत संघ का नहीं था। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अगर स्थान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो 2 जो देश हैं आज की डेट में रूस में नहीं आते थे उस समय पर, है ना। और ये जो 5 देश आपके स्थान वाले पढ़ाए जाते हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश रूस के हिस्से थे। रूस यानी सोवियत संघ के हिस्से थे, ठीक है। इसके बाद आपको लातविया, यूक्रेन, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, मालविया और ये आपका आर्मेनिया वगैरह, अजरबैजान, है ना। तो ये पूरे टोटल 15 देश थे। 5 जरूर याद रखना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ देना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस समय पर रूस में नहीं आता था, है ना। 1991 में टूटे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सोवियत संघ की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आता था सोवियत संघ में। देखिए आगे। तो रूस के प्रभाव से ईस्ट इंडिया कंपनी डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और वहां प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था। कंपनी के कब्जे में सिंध आ गया था 1843 में। इसके बाद पंजाब को भी इन्होंने कब्जे में किया। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे पंजाब में। पंजाब की जो है रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई रणजीत सिंह की। रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अधिकृत कर लिया। राजा भी क्या करे, जब आसपास के लोग जो है धोखा दे रहे थे तो राजा क्या करे, कहाँ तक लड़ाई करेगा। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। यानी विलय नीति जो आई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। सीधा पूछेगा एग्जाम में, विलय नीति किसके शासनकाल में थी? कौन सा गवर्नर जनरल था? डलहौजी। नीति का अब इसको आप याद ऐसे रखना, डलहौजी मतलब डलिया। विलय क्या होता है? किसी चीज़ को मिलाना। यानी डलहौजी बोला डलिये में सामान डालो, डलिये में सामान डालो, यानी डलिये में राज्यों को डालते जाओ, विलय करते जाओ। तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी डलिया, डलिया मतलब विलय करना, विलय मतलब किसी चीज़ को अपने आप में मिलाना, यानी डलिये में सामान को मिलाना। तो डलहौजी में मिला दिया। तो याद रखना इस तरीके से कि लॉर्ड डलहौजी मतलब विलय नीति इसके शासनकाल में थी। डलिया से याद करना आप लोग, है ना। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी उसका कोई पुत्र नहीं है ना, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियायतें, सतारा को इन्होंने कब्जे में लिया। और मान लीजिए पुरुष वारिस है भी तो ये लोग जीवित नहीं रहने देते थे, मार देते थे, यानी दोनों तरह से आपत्ति। सतारा को 1848 में विलय नीति हो गई, विलय नीति का हिस्सा बन गया। संबलपुर बन गया, फिर उदयपुर बना, फिर नागपुर और झांसी भी इसी में आया था।
तो सब अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। है तो भाई मार देंगे, सीधी सी बात रहती थी इन लोगों की। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए। तो 1857 का महान विद्रोह है ना, सैनिक विद्रोह, इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है आपका 1857 का विद्रोह। तो अब कुछ मैप दिए हुए हैं, पढ़ लेना। 1857 का दिया हुआ है ना। नए शासन की व्यवस्था निकली। देखिए, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास की भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बढ़ चुके थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 थी प्रेसिडेंसी, एक तो बंगाल थी, एक मद्रास थी, एक बम्बई थी। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। इनके अपने बंगाल, मद्रास, बम्बई के गवर्नर थे अलग अलग, है ना। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत की मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। बताइए, मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्यवस्था करते थे। यानी सीधी सी बात है ना, बड़ी बड़ी पोस्टों पे इन लोगों ने अंग्रेजों को ही बिठा रखा था, है ना। इंडियन लोगों को बिठाते ही नहीं थे। अब जब बड़ी पोस्ट पे अंग्रेजों को बिठाएंगे तो इंडिया का उधर पे इंडियन लोगों को क्या हिस्सा रहेगा? कुछ नहीं। उन्हें तो उनके नीचे काम करना है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यानी कलेक्टर कौन होता था? कलेक्टर के स्थान पर जो है एक अंग्रेज को ही बिठाया जाएगा। काजी एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते थे। आगे देखिए कि जो महाभियोग है, महाभियोग आगे बताया जाएगा। देखिए, महाभियोग आज क्या है महाभियोग? आप राष्ट्रपति के केस में महाभियोग पढ़ते थे कि अगर उसने इसको क्या कहते हैं, संविधान का कदाचार किया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। और उस समय पर महाभियोग क्या था? देखिए, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे महाभियोग कहा जाता था। तो उस समय पर हर एक व्यक्ति पर महाभियोग लगाया जा सकता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करें तो अपने यहाँ पे इंडिया के संविधान में लिखा हुआ है कि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर लगेगा। महाभियोग का मतलब है इस समय पर कि जो संविधान का कदाचार करे, उसकी इज्जत न करे। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। याद रखना, नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किसके तहत हुई? कलकत्ता में हुई। किसके तहत हुई? 1773 के तहत। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत भी स्थापित की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, सबसे बड़ा पद था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन चुका था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों की हासिल। छोड़िए इसको, हटा। इधर पे बहुत हो गया, इधर पे कहानी लिखी हुई है छोटी छोटी सी। इधर पे देखिए क्या है, कंपनी की फौज। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। कंपनी की सैनिक ताकत, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार में घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर
प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सैनिक मुहैया कराते थे। आगे देखिए, 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। सैनिक में इंडियन को रखा जाने लगा सेना में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही नहीं, ये लोग अंग्रेजी में क्या बोलते थे, सिपाही, तो आर्मी कहते थे, सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही यानी मस्केट, तोड़ेदार बंदूक जो होती थी उसको मस्केट कहते थे, और मैचलॉक से लैस होते थे। मैचलॉक और मस्केट बंदूकों के नाम थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना था और अब इसकी पैदल टुकड़ियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। आगे देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में सैनिक एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा, इधर पर देख लीजिए एक बार कि धर्मशास्त्र किसको कहते हैं। धर्मशास्त्र एक ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले से लिखे हुए थे। सवार, घुड़सवार, मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक होती थी, उसको मस्केट कहते थे। याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले सीधा सीधा। जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो क्वेश्चन बनने लगते हैं कि मस्केट क्या था। तो मस्केट क्या था? मस्केट एक बंदूक थी जो कि पैदल सिपाहियों द्वारा यूज की जाती थी। मैचलॉक शुरुआती तौर पर बंदूक जिसमें बारूद की, मैचलॉक है ना, मैच मतलब माचिस से चिंगारी दी जाती थी। बंदूक में बारूद भरा और माचिस से चिंगारी दे दी, वो चल जाती थी। चलिए आगे देखिए। इन कोशिशों में कभी कभी समस्या भी आती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला अब देखिए, इंडिया में जाति विवाद हो चुका था बहुत ज़्यादा है, और सिपाही, इनको अंग्रेज़ों को क्या करना, इन्हें तो मतलब अच्छा खासा ताकतवर इंसान चाहिए, बॉडी शॉडी बनी हो जिसकी, और इसको क्या करना है, इनको जातियों और समुदायों से। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते? बिल्कुल ना छोड़ते। क्या वे खुद को अपनी समुदाय का सदस्य मानने की वजह सिर्फ सिपाही मान सकते थे? बिल्कुल नहीं। इंडिया है, ठीक है ना, आज भी नहीं मानते। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और सही पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे। अब ये मंगल पांडे की घटना पढ़ेंगे आगे बहुत कुछ दिया हुआ है। 1857 का विद्रोह ये जाति और समुदाय की वजह से ही पनपा था, खान पान की वजह से पनपा था, है ना। वे सिपाहियों को किस तरह देखते थे? 1857 का विद्रोह में सिपाहियों को, चलिए इसको हटाते हैं, हो गया आपका निष्कर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, ये निष्कर्ष निकला। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेजी से बढ़ी। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने के 6-7 माह लग जाते थे। भाप के चलने वाले जहाज़ों से यह यात्रा 3 हफ्ते में ही समेट दी जाती थी, यानी एक आध मंथ मान लीजिए, 1 महीना मान लीजिए, 3 हफ्ते से 4 मान लीजिए। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर दूर देश से आने लगे थे। यानी अब जहाँ 6-7 महीने आने में समय लगता था, वो आपके जो है सफ़र 3 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह, यानी मान लीजिए 1 महीने में तय होगा। तो बहुत सारे लोग पूरे परिवार के परिवार आने लगे थे, है ना। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। बताइए, 63% भूभाग और 78% आबादी, अब बचा ही क्या है, थोड़ा बहुत। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, पूरा भारत नियंत्रण में आ चुका था। तो जब इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही थी, तो और बताइए दूसरे देश में क्या चल रहा था। तो दूसरे देश में अगर आप बात करें, दक्षिण अफ्रीका का इन लोगों ने दिया हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय पर दास प्रथा चल रही थी। तो इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके कि दास प्रथा किस समय पर दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी, है ना।
और अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। क्वेश्चन आंसर अगले चैप्टर में करवाऊंगी, अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाली में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।